हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दिन पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल फिट एंड फाइन स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ तक हमने पेज नंबर 29 तक हम कर चुके थे और आज है डे 4। जिन्होंने 3 क्लासेस पिछली नहीं देखी हैं जाके देखिए, ठीक है। उसके बाद ही 4th क्लास को कंटिन्यू करना। हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं इस टेबल से, ठीक है। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उससे एक मोटिवेशन मिलती है कि डेली क्लास आप लोगों के लेकर आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं साइको एनालिटिक। साइको एनालिटिक, ठीक है, साइको एनालिटिक भी कह सकते हो आप और साइकोसेक्सुअल भी कह सकते हो। सिगमंड फ्रूड लेकर आए थे। इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी OAPLG, ठीक है, OAPLG। अब उसके बाद जो ओरल होती है वो होती है आपकी 12 to 18 मंथ्स, 0 to 1 या फिर 1.5 साल तक होती है ये आपकी। और इसमें जो सोर्स ऑफ प्लेजर होता है वो आपका होता है सकिंग या फीडिंग, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि सोर्स ऑफ प्लेजर इसमें इन्वॉल्व करता है सकिंग और फीडिंग। एनएल की बात करें तो ये होता है आपका 1 या 1.5 साल से शुरू होकर 3 साल तक होता है ये आपका एनएल स्टेज। इसमें सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम विद होल्डिंग एंड एक्सपेलिंग फीसेस, इस पे कंट्रोल करना आ जाता है बच्चे को। जोन ऑफ ग्रेटिफिकेशन इज एंड रीजन एंड टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस वाले स्टेज में। टॉयलेट ट्रेनिंग दे दी जाती है। फेलिक की बात करें तो फेलिक को हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं। 3 से 6 साल तक बच्चा जो है बिकम अटैच टू पेरेंट्स ऑफ अदर सेक्स। एंड जो बच्चे होते हैं जैसे जो सन है उसका मदर के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और डॉटर का फादर के साथ, ठीक है। तो आपको मुझे ये बताना है कि इस बॉन्ड को या फिर इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं जब एक बेटे का एक माँ के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और एक डॉटर का फादर के साथ, ठीक है। ऑडिपस और इलेक्ट्रा है ना, तो आपको ये दोनों बताने हैं कि कौन सा किसको बोलेंगे। हम पढ़ चुके पिछली क्लास में। यहाँ पे एक सेकेंड, ये रहा है ना, ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये दो। मदर और सन के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हम बोलते हैं जब एक दूसरे से अटैच होते हैं तो ओडिपस, और डॉटर और फादर के इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस। और ये आते हैं आपके फेलिक स्टेज में, और फेलिक होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 साल तक। नेक्स्ट है सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। इसमें हमने पढ़ा था ना, सुपर ईगो 5 या 6 साल के बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाता है सुपर ईगो। और इड तो जब बच्चे का बर्थ होता है, ठीक है, जन्म लेता है, तभी इड होता है पहले से ही, ठीक है। लेटेंसी की बात करें तो लेट चाइल्डहुड कहते हैं हम इसे। टाइम ऑफ रिलेटिव काम बिटवीन मोर टर्बुलेंट स्टेट, और इसमें ज़्यादातर जो है वो काम रहता है, बच्चा बिजी होता है स्कूल के वर्क में और अपने फ्रेंडशिप में, तो उसमें ज़्यादा बिजी होता है लेटेंसी। और इसमें जो है सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, दब जाती है। जेनिटल की बात करें तो प्यूबर्टी टिल एडल्टहुड, और इसमें री एमर्जेंस, इसमें दोबारा से एमर्जेंस होता है सेक्सुअल इम्पल्सेस का, और चैनल्ड इनटू मैच्योर एडल्ट सेक्सुअलिटी। ओके, नेक्स्ट साइको सोशल स्टेजेस की बात करें तो एरिक्सन ने दिए हैं ये। इसमें 8 स्टेजेस दिए इन्होंने टोटल, ठीक है। आप याद कर सकते हैं TAI³ IGE, ठीक है, TAI³ IGE ऐसे याद कर सकते हैं। T इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, A इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, I 3 बार ही आई है तो 3 बार ही आई यहाँ पे आएगा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, और फिर उसके बाद IGE है लास्ट में IGE। तो IGE आपको याद रखना है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ओके, तो TAI³ IGE आपको ऐसे याद रखना है।
और सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात करें तो ये होता है 12 to 18 मंथ तक। बेबी डेवलप सेंस ऑफ वेदर वर्ल्ड इज गुड और सेफ प्लेस। तो बच्चा यहाँ पे ट्रस्ट भी डेवलप करता है और थोड़ा बहुत मिसट्रस्ट भी होना चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए डेंजर से। तो इसमें वर्च्यू ऑफ होप डेवलप होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि किसमें कौन सा वर्च्यू डेवलप होता है। तो वर्च्यू ऑफ होप डेवलप होता है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड आती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो ऑटोनॉमी मतलब बच्चा इसमें खुद चीज़ें करना सीखता है। बैलेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी ओवर शेम एंड डाउट। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्च्यू ऑफ विल, करने की क्षमता इसमें खुद डेवलप होती है बच्चे में। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की बात करें तो इसमें जो है बच्चा 3 to 6 होती है इसमें। चाइल्ड डेवलप इनिशिएटिव एंड ट्राइंग आउट न्यू एक्टिविटीज़। तो इसमें जो है बच्चा नई नई चीज़ें करके सीखता है और इसमें होता है आपका वर्च्यू ऑफ पर्पस। ओके, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इसमें बच्चा स्कूल में जाना और शुरू कर देता है। 6 to प्यूबर्टी तक रहती है ये आपकी स्टेज। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, अगर कॉन्फिडेंस फील होता है बच्चे को तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो फिर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करता है बच्चा। तो बच्चा यहाँ पे स्किल्स को सीखेगा और फेस फीलिंग ऑफ इनकॉम्पिटेंस, अगर उसे इनकॉम्पिटेंस की फीलिंग फेस की तो वो इंफीरियोरिटी डेवलप हो जाएगी उसके अंदर। तो यहाँ पे वर्च्यू ऑफ स्किल डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, प्यूबर्टी से एडल्टहुड तक। एडोलेसेंस मस्ट डिटरमाइन सेंस ऑफ सेल्फ। तो एडोलेसेंट जो है एक सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होता है उनमें कि मैं कौन हूँ, मेरा रोल क्या है। और कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है अपने रोल से रिलेटेड कि कौन हूँ मैं, कंफ्यूजन बहुत सारी आती है। तो इसमें वर्च्यू ऑफ फिडेलिटी, फिडेलिटी इज कर्तव्य निष्ठा। तो वर्च्यू ऑफ फिडेलिटी डेवलप होती है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यंग एडल्टहुड, पर्सन सीक टू मेक कमिटमेंट टू अदर्स, इफ अनसक्सेसफुल मे सफर फ्रॉम आइसोलेशन एंड सेल्फ एब्सॉर्प्शन। तो इसमें जो है पर्सन कमिटमेंट दे करता है दूसरों से और अगर अनसक्सेसफुल हो जाता है तो आइसोलेशन सफर करता है और सेल्फ एब्सॉर्प्शन। तो इसमें वर्च्यू ऑफ लव डेवलप होता है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, मिडल एडल्टहुड है। और मेच्योर एडल्ट इज कंसर्न्ड विद एस्टैब्लिश एंड गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन और एल्स फील्स पर्सनल इम्पोवरिशमेंट। तो इसमें जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन की बात करें तो मिडल एडल्टहुड है ये। और इसमें जो है जो मैच्योर एडल्ट होता है वो दूसरों को गाइड करता है, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको गाइड करता है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करता है। तो इसमें वर्च्यू ऑफ केयर डेवलप होती है। लास्ट 8th स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, लेट एडल्टहुड है इसमें। एल्डरली पर्सन अचीव एक्सेप्टेंस ऑफ ओन लाइफ। तो इसमें जो पर्सन है वो अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है और डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है और एल्स डिस्पेयर ओवर इनएबिलिटी टू रिलीव लाइफ। और इसमें क्या करता है, जितनी भी पुरानी बातें हैं उनको याद करता है और एक्सेप्टेंस ऑफ ओन लाइफ और ओन डेथ। ठीक है, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ और लाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे वर्च्यू ऑफ विजडम डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉग्निटिव स्टेज पियाजे ने दी है। सेंसरी 4 है इसमें, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। तो यहाँ पे सेंसरी मोटर है आपकी बर्थ टू 2 years, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 years, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 years और फॉर्मल ऑपरेशन इज 11+। ओके, सेंसरी मोटर में क्या होता है, इन्फेंट ग्रेजुअली बिकम एबल टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट थ्रू सेंसरी और मोटर एक्टिविटी। इसमें बच्चा जो अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। ओके, प्री ऑपरेशनल की बात करें, हम ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। प्री ऑपरेशनल की बात करते हैं तो जो बच्चा है और मैं ये मान के चल रही हूँ आप लोगों ने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट 50 to 70% कवर कर चुके हो। ठीक है, प्री ऑपरेशनल की बात करें तो चाइल्ड डेवलप्स अ रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम एंड यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट पीपल, प्लेस एंड इवेंट। तो इसमें रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम डेवलप होता है। लैंग्वेज और इमेजिनेटिव प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और थिंकिंग जो है वो अभी भी लॉजिकल नहीं होती है। कंक्रीट की बात करें तो कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चा लॉजिकली सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। लेकिन इफ़ दे आर फोकस ऑन हेयर एंड नाउ बट कैन नॉट थिंक एब्स्ट्रैक्टली, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं होती है, सिर्फ कॉन्क्रीट। फॉर्मल में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है और हाइपोथेटिकल सिचुएशन के साथ डील करना सीख जाते हैं। ओके, नेक्स्ट
बिहेवियरल रिसर्च फोकस ऑन एसोसिएटिव लर्निंग। अगर बिहेवियरल रिसर्च की बात करें तो वो किस पे फोकस करता है, आपका एसोसिएटिव लर्निंग पे, ठीक है। इन विच अ मेंटल लिंक इज फॉर्म बिटवीन टू इवेंट, और इसमें क्या होता है, एसोसिएटिव में मेंटल लिंक डेवलप हो जाता है दो इवेंट्स के बीच में। दो काइंड ऑफ एसोसिएटिव, देयर आर टू काइंड ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग, फर्स्ट वन इज क्लासिकल कंडीशनिंग एंड सेकेंड वन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, तो बिहेवियरल रिसर्च आपकी एसोसिएटिव लर्निंग पे फोकस करते हैं, जो मेंटल लिंक होता है इसमें दो इवेंट्स के बीच में। एसोसिएटिव लर्निंग दो तरह की होती है, हम बात करेंगे क्लासिकल और ऑपरेंट। अगर यहाँ पे हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करेंगे तो इसमें आएगा आपका, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जो क्लासिकल है वो किसके बेस पे है, एमिटेड या फिर एलिसिटेड बिहेवियर? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में एमिटेड बिहेवियर होता है या एलिसिटेड बिहेवियर। ये आपके NIOS की बुक से है, ठीक है, आपको बताना है मुझे ये या ये, फर्स्ट और सेकेंड। While studying the role of saliva in dogs' digestive process, Russian psychologist Ivan Pavlov, तो रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि इवान पेवलोव है, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी, stumbled upon a phenomena he labeled psychic reflexes। तो इन्होंने साइकिक रिफ्लेक्सेस की बात करी है। Pavlov's dog were presented with meat powder, तो पेवलोव ने कुत्तों जो डॉग्स हैं उनको क्या प्रेजेंट किया उनके सामने, मीट पाउडर, एंड देन हैड देयर सलाइवा कलेक्टेड, और फिर उसके बाद उनका सलाइवा कलेक्ट किया। He noticed that his dog began to salivate when they saw their handlers or when they heard clicking noises produced by a device that distributed the meat powder। फिर क्या किया इवान पेवलोव ने डॉग्स की कंडीशनिंग की कि अगर मैं कुछ क्लिकिंग नॉइज प्रोड्यूस करूंगा तो उसके बाद ही उसको डॉग्स को खाना मिलेगा। तो वो समझ जाते कि अच्छा क्लिकिंग नॉइज आई है, तो वो पहले से ही उनका सलाइवा सिक्रीट होने लग जाता और वह समझ जाते कि अब हमें मीट पाउडर मिलने वाला है, बिफोर द मीट पाउडर वॉज इवन प्रेजेंटेड। Pavlov tried pairing the meat powder with various stimuli such as ringing of bell। तो उन्होंने पेवलॉव ने मीट पाउडर को किसके साथ, बहुत सारे स्टिमुलाई है उनके साथ एसोसिएट किया, जैसे रिंगिंग ऑफ बेल। तो रिंगिंग ऑफ बेल, जब भी वो बेल बजाते तो डॉग्स को पता चल जाता कि अब हमारे लिए खाना आएगा, और उनके हाथ में सिर्फ बेल थी, उनके हाथ में मीट पाउडर नहीं था। मीट पाउडर बाद में आता था, जब वो रिंगिंग ऑफ बेल बजाते थे उसके बाद आता था, वो उनको खाना देते थे। एंड डॉग लर्न टू सेलिब्रेट एट द साउंड ऑफ बेल, है ना, जो डॉग्स है बेल को सुनते ही सेलिब्रेट करने लग जाते और फिर उनके बाद उनको खाना मिलता था। अब क्लासिकल कंडीशनिंग इन विच रिस्पॉन्स सेलिब्रेशन टू अ स्टिमुलस बेल। अब स्टिमुलस क्या दिया यहाँ पे, बेल का, और रिस्पॉन्स क्या दिया डॉग्स ने, सेलिब्रेशन, इज एलिसिटेड आ गया यहाँ पे, ठीक है। एलिसिटेड मतलब, एलिसिटेड क्या मतलब क्या होता है, एमिटेड और एलिसिटेड। एमिटेड मतलब बिहेवियर खुद आना, एलिसिटेड मतलब वो बिहेवियर निकलवाना। जैसे यहाँ पे इवान पेवलोव ने जो डॉग से है सेलिवेशन का जो प्रोसेस है या फिर जो रिस्पॉन्स है वो निकलवाया है एक बेल से, समझ गए हो। तो ये एलिसिटेड होता है, ना कि एमिटेड। एमिटेड आपका ऑपरेंट होता है, तो क्लासिकल आपका एलिसिटेड होता है, यहाँ पे बिहेवियर निकलवाया है, और ऑपरेंट इज एमिटेड, यहाँ पे खुद निकालते हैं, मतलब बिहेवियर खुद निकालते हैं। एंड repeated association with stimulus that normally elicit the response. The American behaviorist John B. Watson applied stimulus response theories to children, claiming that he could mold any infant in any way he chose। तो JB वॉटसन की बहुत ही फेमस लाइन है कि तुम मुझे 6 साल के नीचे तक बच्चे ला के दो और मैं उन्हें मोल्ड कर दूंगा, मतलब मैं उन्हें बना सकता हूँ एनी वे ही चूज, जो भी वो चूज करेंगे मैं उन्हें वो बना सकता हूँ, चाहे वो पुलिस हो, रोबरर हो, ठीक है, और टीचर, एनीथिंग। His writing influenced a generation of parents to apply principles of learning theory to child raising. In one of the earliest and most famous demonstration of classical conditioning in human being, he taught an 11-month-old baby known as Little Elbow to fear a furry white rat। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में भी उन्होंने रैट चूज किया था और उस रैट का नेम क्या था, सॉरी यहाँ पे क्या है कि
इन वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट फेमस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की ह्यूमन बीइंग में बात करें तो इवान पेवलोव ने 11 मंथ ओल्ड बेबी को टॉट किया जिसका नाम था लिटिल एल्बर्ट टू फियर फरी वाइट रैट। ठीक है, उसने उस बेबी के अंदर एक फियर डेवलप किया फरी वाइट रैट के, कि आपको भाई फरी वाइट रैट दिखेगा तो एक फियर डेवलप करवाया। In his study, Albert was exposed to a loud noise when he started to stroke the rat. The noise frightened him and he began to cry. ठीक है, तो एल्बर्ट वॉज एक्सपोज्ड टू अ लाउड नॉइज, तो एल्बर्ट को क्या किया, एक लाउड नॉइज में एक्सपोजर कराया। व्हेन ही स्टार्ट टू स्ट्रोक द रैट और द नॉइज फ्राइटन्ड हिम, और वो जो नॉइज थी वो उसको डराती थी और वो रोने लग जाता था लिटिल एल्बर्ट। आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग ऑफ द रैट विद लाउड नॉइज, तो एक जब वो लाउड नॉइज रैट के साथ एसोसिएट किया, वो लाउड नॉइज किसकी, रैट की नहीं थी। ठीक है, रैट की नहीं थी वो लाउड नॉइज, लेकिन एसोसिएट कराया दोनों चीज़ों को, दो इवेंट्स को, एक लाउड नॉइज और एक रैट को। जब रैट को स्ट्रोक किया जाता था तो एक लाउड नॉइज प्रोड्यूस की जाती थी और फिर वो उससे डरता था और फिर रोने लग जाता था। इसको बार बार रिपीट करने के बाद एल्पोर्ड जो है, अब उसके अंदर एक फियर डेवलप हो गया जब भी वो रैट को देखता था, वाइट रैट को देखता था। Moreover, Albert also started showing fear response to white rabbit. अब उसके बाद क्या था, एल्बर्ट जो है फियर शो करने लग जाता था वाइट रैबिट्स को भी देखकर, क्योंकि वो वाइट रैट था तो वाइट रैबिट हो गई या कैट हो गई, उसको भी देखकर अब उसको डर होने लगा था। एंड बियर्ड्स ऑफ एल्डरली मेन, तो इसको भी देखकर वो डरने लग जाता था। क्लासिकल कंडीशनिंग अगर थ्रू आउट द लाइफ, तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है पूरी लाइफ अगर होती रहती है। फूड प्रेफरेंसेस में बी a result of conditioned learning. Fear response to object like car or dog may be result of an accident or bad experience. तो fear response जब आप किसी ऑब्जेक्ट के प्रति दिखाते हो, जैसे कार, डॉग, वो कब दिखती है, जब आपने कोई एक्सीडेंट या फिर बैड एक्सपीरियंस फील किया हो। नेक्स्ट आता है ओपरेंट कंडीशनिंग। तो ओपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है कि Angel lies in his crib when he starts to babble mama ma, ये babbling होते हैं ना, और babbling होती है आपकी 6 months में। His mother smile and repeats the syllables. Angel learns that his behavior babbling can produce a desirable consequence, loving attention from a parent. तो Angel का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें क्या होता है कि एंजल लर्न्स दैट इज बिहेवियर, जो उसका बिहेवियर है बैबलिंग मामा मा पापा पा, तो वो एक डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंस, मतलब एक रिजल्ट लेकर आता है, और वो रिजल्ट क्या होता है कि लविंग अटेंशन फ्रॉम पेरेंट, उसको अटेंशन मिलती है। सो ही लर्न्स टू कीप बैबलिंग, तो वो बैबलिंग करती रहती है टू अट्रैक्ट हिज मदर्स अटेंशन, अपने मदर के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए वो बैबलिंग करती रहती है। An original accidental behavior babbling has become a conditioned response. अब यहाँ पे जो ओरिजिनल जो बिहेवियर है बैबलिंग का, वो क्या बन गया, कंडीशनड रिस्पॉन्स। दिस टाइप ऑफ लर्निंग को हम क्या कहते हैं, ओपरेंट कंडीशनिंग, बिकॉज द इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑपरेटिंग ऑन द इन्वायरमेंट। दो बच्चे ने कैसे सीखा, रिजल्ट से सीखा कि इस रिजल्ट से मुझे अटेंशन मिल रही है तो मुझे ये चीज़ करनी है। Unlike classical conditioning, operant conditioning involves voluntary behavior such as angels babbling and involves the consequence rather than predictors of behavior. तो इसमें प्रेडिक्ट नहीं किया जाता बिहेवियर को, इसमें जो है रिजल्ट आने के बाद चीज़ें सीखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जैसे क्लासिकल में जो है प्रेडिक्ट किया जाता था बिहेवियर को, लेकिन यहाँ पे ओपरेंट में प्रेडिक्ट नहीं किया जाता। लर्निंग बेस्ड ऑन एसोसिएशन ऑफ बिहेवियर विद इट्स कॉन्सिक्वेंस, यहाँ पे जो बिहेवियर है वो कॉन्सिक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो B.F. स्किनर है, उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है। हु फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, वर्कड प्राइमरली विद रैट एंड पिजन। तो डॉग के ऊपर किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, IP पेवलोव ने, इवान पेवलोव ने, और रैट्स और पिजन के ऊपर किसने किया, B.F. स्किनर ने। वेरी इंपॉर्टेंट है कि रैट और पिजन के ऊपर किया है B.F. स्किनर ने, बट स्किनर maintained that these principles apply to human being as well.
और स्किनर ने कहा कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी सेम अप्लाई होते हैं. ही फाउंड दैट ऑर्गेनिज्म विल टेंड टू रिपीट अ रिस्पॉन्स दैट हैज बीन reinforced by desirable consequences and will suppress a response that has been punished. अब ह्यूमन बीइंग के ऊपर कैसे? जैसे अगर किसी बच्चे को कोई बिहेवियर के ऊपर रिवॉर्ड दिया जाता है तो वो उस चीज़ को करेगा और करेगा, उसकी कंडीशनिंग करेगा. लेकिन अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी और जो बच्चे का बिहेवियर है जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिली वो सप्रेस हो जाएगा, वो दब जाएगा वो बिहेवियर. रीइंफोर्समेंट इज द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज स्ट्रेंथन. तो रीइंफोर्समेंट एक ऐसा तरीका है जिससे बिहेवियर बच्चे के बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जाता है और बिहेवियर बार बार रिपीट होगा. लेकिन पनिशमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बिहेवियर को वीक किया जाता है. ठीक है, बिहेवियर को वीक किया जाता है पनिशमेंट देकर, डिक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ रिपीटेशन. अगर बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है तो वो उसको डिक्रीज कर देगा पनिशमेंट. When a consequence is reinforcing or punishment depends on the person. What is reinforcing for one person may be punishing for another. For a child who likes being alone, being sent to his or her room could be reinforcing rather than punishing. अब कुछ बच्चों के लिए जो चीज़ पनिशमेंट काम कर रही है वो उसके लिए रिवॉर्ड या रीइंफोर्सिंग भी काम कर सकती है. जैसे एक बच्चा है, उसे अकेला रहना पसंद है, उसको अपने कमरे में भेज दिया जाता है. अब वही चीज़ उसके लिए रीइंफोर्सिंग हो जाएगी रेदर देन पनिशिंग. Reinforcing बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है when it immediately follows a behavior. If response is no longer reinforced, अगर आप रिस्पॉन्स को reinforce नहीं करोगे तो वो अपने आप गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, extinguish हो जाएगा. That is return towards original baseline level, और वो दोबारा से ओरिजिनल बेसलाइन पे आ जाएगा. ठीक है. तो behavior modification, behavior therapy is a form of operant conditioning used to eliminate undesirable behavior such as temper tantrums. तो behavior therapy या behavior modification में ये चीज़ है कि operant conditioning ये कहती है कि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, जो भी बच्चे का अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है जो आप नहीं चाहते हो, वो उसको एलिमिनेट कर देगा ऑपरेंट कंडीशनिंग में. जैसे टेम्पर टेंट्रम्स हो जाते हैं बच्चों के, ठीक है, वो एक अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, इसको ख़त्म करने के लिए आप पनिशमेंट दे सकते हो. और इंस्टिल डिज़ायरेबल बिहेवियर, अगर डिज़ायरेबल बिहेवियर को डेवलप करना है तो आप उनको रिवॉर्ड्स या फिर रीइंफोर्स कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एवरी टाइम अ चाइल्ड पुट टॉयज अवे ही शी गेट्स अ रिवॉर्ड. जैसे एक बच्चा अपने टॉयज को अपनी जगह रखता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है. जैसे प्रेज कर दिया बच्चे को या फिर ट्रीट दे दिया, नया टॉय दे दिया. बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज पर्टिकुलरली effective among children with special needs such as those with mental or emotional disabilities. तो behavior modification उन बच्चों के लिए इफेक्टिव है जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, जो मेंटल और इमोशनल डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज Skinnerian psychology is limited in application because it does not adequately address individual differences, cultural and social influences, and other aspects of human development that can be attributed to combination of factors, not solely learned association. तो इसमें यही चीज़ थी. आप लोग यहाँ भी देख लो कि रीइंफोर्समेंट का मतलब है जब आपको कोई बिहेवियर को इंक्रीज करना है, जैसे आप प्रोसेस दैट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड दैट अ बिहेवियर विल बी रिपीटेड. तो उस बिहेवियर को इंक्रीज करना जो आप चाहते हो कि रिपीटेड हो बार बार, ठीक है, आप कंडीशनिंग करते हो. पनिशमेंट जहाँ पे आप डिक्रीज करना चाहते हो अनडिजायरेबल बिहेवियर को. नेक्स्ट आता है सोशल लर्निंग, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी. तो सोशल लर्निंग किसने दी है? एल्बर्ट बंडूरा ने. और सोशल लर्निंग थ्योरी दैट बिहेवियर आर लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग मॉडल. तो सोशल लर्निंग क्या कहती है कि बिहेवियर कैसे सीखा जाता है? बिहेवियर ऑब्जर्व करके भी या फिर अपने मॉडल को कॉपी करके इमिटेट करके भी सीखा जा सकता है. दैट इज सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कहती है सोशल लर्निंग थ्योरी. रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, बंडूराज टर्म फॉर बाय डायरेक्शनल फोर्सेस दैट अफेक्ट डेवलपमेंट. ये चीज़ें भी पढ़ेंगे. तो अब सोशल लर्निंग थ्योरी में acting on the child, the chief impetus for development, Bandura. The child act on the world as the world act on the child. तो बाई डायरेक्शनल क्यों बोला है? रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं बाई डायरेक्शनल को. क्यों? क्योंकि चाइल्ड एक्ट ऑन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज एक्टिंग ऑन द चाइल्ड.
अब नेक्स्ट आता है, अभी हमें नेक्स्ट आज हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर देंगे। एक बार देख लेते हैं कितना है ये चैप्टर। अभी तो टाइम लगेगा, शायद एक और क्लास में होगा भाई, ठीक है, तो एक और क्लास लगेगी, लेकिन आज हम मोस्टली कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम थे यहाँ, ठीक है। Classic social learning theory maintained that people learn appropriately social behavior chiefly by observing and imitating model, that is by watching others people। तो अगर आप ऑब्जर्व और अपने मॉडल्स को कॉपी करके जो है दूसरों को देख कर आप बिहेवियर सीख सकते हैं। जैसे अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्पोर्ट्स हीरोज़ को, आप उनका बिहेवियर कॉपी करके जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको कॉपी करोगे और आप सीख लोगे उस बिहेवियर को। एंड लर्निंग अबाउट what potential behavior might be as well as learning about likely consequence of such behavior। this process, इस process को हम observation learning कहते हैं या फिर modeling कहते हैं। और बहुत सारे बच्चों का भी जैसे डाउट था, वो पूछ रहे थे कि मैम आप ये बुक पूरी कराओगे, तो हाँ जी बच्चा, ये बुक पूरी होगी, यूट्यूब पर ही होगी और फ्री में होगी। और जितने भी मेन टॉपिक्स हम वो सारे कवर करेंगे इस बुक के, क्योंकि इस बुक से भी ना 10-12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने NIOS पढ़ लिया तो इससे रिविजन ही तो हो रहा है एक तरीके से, है ना। तो इसलिए सारी क्लासेस को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज और हु आर रिवॉर्डेड फॉर व्हाट दे डू। In other words, whose behavior is perceived as value in their culture. Imitating of model is the most important element in how children learn a language, deal with aggression, develops a moral sense and learn gender appropriate behavior। अब क्या होता है, जैसे बहुत सारे बच्चों को डील करना नहीं आता अपने गुस्से पर, तो वो क्या करेगा, जैसे कोई एक मॉडल है, उसने देखा कि उस मॉडल में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, या फिर गुस्सा कोई ऐसी सिचुएशन आई जिससे उसको गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन अब वो गुस्सा नहीं हुआ। उसने जो है वो फिर भी काम रहा, और उस जब वो काम रहा तो उसके पेरेंट्स ने, उसके टीचर्स ने उसको अप्रिशिएट किया कि वेरी गुड। अब यही चीज़ से देख कर जो बच्चा है वो भी अपने अंदर ये चीज़ लेकर आएगा कि एग्रेशन को मैं कैसे डील कर सकता हूँ, और फिर वो भी ये चाहेगा कि मुझे भी रिवॉर्ड मिले, मुझे भी प्रेज मिले। तो बच्चा यहाँ पे चीज़ों को देखकर सीख जाता है कि सामने वाले का कौन सा ऐसी चीज़ है जिससे मैं भी सीख सकता हूँ, मेरे अंदर भी रिलेट करते हैं ना बच्चे कि उस मॉडल में अच्छा ये चीज़ है, मेरे अंदर भी सेम चीज़ है। अब वो कैसे इस चीज़ से डील करता है और मैं कैसे डील कर रहा हूँ, और उसे प्रेज़ मिलेगा या फिर मुझे प्रेज़ मिल रहा है, वो ऐसे कंपेयर भी करते हैं, ठीक है। और फिर जब किसी को उस पर्टिकुलर चीज़ पे अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो बच्चा उस चीज़ को अपना लेता है अपने अंदर। बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी को हम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस आर एट वर्क एज पीपल ऑब्जर्व मॉडल। तो कॉग्निटिव प्रोसेस यूज़ होती है जब हम मॉडल्स को ऑब्जर्व करते हैं, छोटे छोटे बिहेवियर को सीखते हैं, चंक्स ऑफ बिहेवियर को हम सीखते हैं, मेंटली पुट द चंक टुगेदर इनटू कॉम्प्लेक्स न्यू बिहेवियर पैटर्न, और फिर हम उसको एक साथ रखते हैं अपने माइंड में, है ना, ताकि नया बिहेवियर पैटर्न हम बना सकें। Children gradually forms standard for judging their own action and become more selective in choosing model who exemplify those standard। अब यही बात है ना जो मैंने आपको बताई थी कि बच्चा ना ग्रेजुअली फॉर्म स्टैंडर्ड, बच्चा स्टैंडर्ड बनाने लग जाता है फॉर जजिंग देयर ओन एक्शन, ठीक है, खुद के ही एक्शन को जज करके वो एक स्टैंडर्ड बना लेता है, और फिर अपने मॉडल्स में चूज़ करता है कोई कोई सेलेक्टिव चीज़ें या सेलेक्टिव बिहेवियर को चूज़ करता है जो उसके स्टैंडर्ड को मैच कर रहे हो, और फिर उसका लेके उनको कॉपी करके वो अपने उस बिहेवियर को और इम्प्रूव करते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसमें बच्चा सेल्फ एफिकेसी सेंस डेवलप करता है, द कॉन्फिडेंस दैट दे हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड। कॉग्निटिव की बात करें तो कॉग्निटिव में हमारे पास दो थ्योरी हैं, एक तो है पियाजे की, एक है वाइगॉत्स्की की, और थर्ड इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच।
ओके, नेक्स्ट हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। जीन पियाजे कॉग्निटिव स्टेज थ्योरी। स्विस Swiss psychologist है ये जीन पियाजे। Piaget's cognitive stage theory was a forerunner of today's cognitive revolution, mental process, ठीक है, cognitive development के ऊपर जीन पियाजे ने थ्योरी दी है और इस थ्योरी का नाम है cognitive stage theory as a product of child effort to understand and act on their world। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा चीज़ों को खुद समझता है और फिर उसके हिसाब से एक्ट करता है। एल्फ्रेड बीनेट हैड डेवलप टू असेस इंटेलिजेंस। किसने डेवलप किया था इंटेलिजेंट को एसेस करने के लिए? ठीक है, किसने एसेस किया इंटेलिजेंस को? तो दैट इज एल्फ्रेड बीनेट ने डेवलप किया था कि हाउ टू एसेस द इंटेलिजेंस। ही रियलाइज दैट चिल्ड्रन शोड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लॉजिकल एरर डिपेंडिंग ऑन देयर एज। तो पियाजे ने कहा कि जो बच्चा है वो बहुत तरह के लॉजिकल एरर दिखाता है जिस एज में वो होता है। पियाजेस क्लिनिकल मेथड ये आपको नहीं करना है, यहाँ पे देख लो। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो पर्सपेक्टिव दैट लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस सच एज थिंकिंग। तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव मतलब वो पर्सपेक्टिव जो मेंटल प्रोसेस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जैसे थिंकिंग होगी। कॉग्निटिव स्टेज थ्योरी पियाजे थ्योरी दैट children cognitive development advances in series of 4 stages involving qualitative distinct type of mental operation। तो कॉग्निटिव स्टेज थ्योरी ये कहता है कि पियाजे ने 4 स्टेजेस में बांटा है इसको। तो हम वो सारे स्टेजेस अभी पढ़ने वाले हैं या पढ़ भी चुके हैं हम ऊपर अभी, है ना, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो उससे पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पियाजे सजेस्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिगेन विद एन इनबोर्न एबिलिटी टू अडेप्ट टू एनवायरनमेंट एंड इट्स इज इनिशियली बेस्ड ऑन मोटर एक्टिविटी सच एज रिफ्लेक्स। तो पियाजे ये कहता है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक इनबोर्न एबिलिटी है, ठीक है, इनबोर्न एबिलिटी है। और जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर पहले से ही कॉग्निटिव एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अपने आप को इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लेता है। बाय रूटिंग फॉर अ निपल, और वो रूटिंग करता है निपल के लिए, feeling a pebble or exploring the boundaries of a room, young children develop a more accurate understanding of their surrounding and greater competence in dealing with them। The cognitive growth occurs through 3 interrelated process। जो cognitive growth है वो 3 interrelated process से deal करती है। तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, अडेप्टेशन और इक्विलिब्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन होगा सबसे पहले वो टेंडेंसी टू क्रिएट कैटेगरी सच एज बर्ड्स बाय ऑब्जर्विंग द कैरेक्टरिस्टिक दैट इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ कैटेगरी सच एज पैरोज कार्डिनल्स हैव इन कॉमन। तो अब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में बच्चा क्रिएट करता है कैटेगरीज को। जैसे बर्ड्स की अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चा ऑब्जर्व करेगा, जैसे स्पैरोज की या कार्डिनल्स की, और जो भी उसकी कॉमन क्वालिटीज होगी वो उनको ऑर्गेनाइज कर लेगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे पीपल क्रिएट इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कोड स्कीमास। और वो जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व कर रहा होगा तो वो अपने माइंड में स्कीमास बनाएगा, ठीक है। Ways of organizing information about the world that govern the way child thinks and behaves in a particular situation। उस सिचुएशन में बच्चा कैसे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है अपने माइंड में, तो उसे हम बोलते हैं स्कीमास। As child acquire more information, their schemas become more complex। तो बच्चा जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को ग्रैब करेगा, एक्वायर करेगा, उतने ही ज़्यादा उसके स्कीमास कॉम्प्लेक्स बनेंगे। Take sucking for example. A newborn infant has simple scheme for sucking but soon develops varied scheme for how to suck at the breast, a bottle or a thumb। The infant may have to open her mouth wider or turn her head to the side or suck with varying strength। तो ये example है। Adaptation is Piaget's term for how children handle new information in light of what they have already know। अब adaptation वो एक टर्म है पियाजे की। पियाजे ने ये टर्म क्यों दी है? इसमें क्या होता है कि बच्चा नई इंफॉर्मेशन को हैंडल करना सीखता है। Adaptation occur through two complementary process। Adaptation में दो प्रोसेस आते हैं, एक एसिमिलेशन और एक अकोमोडेशन। एसिमिलेशन की बात करें तो टेकिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेटिंग इनटू एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो इसमें बच्चा नई इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करेगा, एक्वायर करेगा, और जो उसकी पुरानी इंफॉर्मेशन या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो उसने बनाए हुए होते हैं वो उसमें ऐड ऑन कर लेता है। लेकिन अकोमोडेशन की बात करें तो इसमें जो है, जो उसने नई इन्फॉर्मेशन ग्रैब करी है और नई इन्फॉर्मेशन में उसको ये लगा जो उसकी पुरानी इन्फॉर्मेशन थी
उसमें उसको ये लगा कि उसमें ये चीज़ चेंज करनी है। तो एकोमोडेशन में क्या होता है कि उसमें वो चीज़ चेंज करता है बच्चा, जब अपनी इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ चीज़ वो चेंज करता है, एडजस्ट करता है, तो दैट इज़ अकोमोडेशन। अगर ऐड करेगा तो ऐड में क्या होता है, एसिमिलेशन। ठीक है, टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, जब नई इन्फॉर्मेशन पुरानी में क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है। लेकिन एकोमोडेशन में जब एडजस्ट करता है बच्चा, चेंज करता है अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को नई इन्फॉर्मेशन में फिट करने के लिए। Equilibration as constant striving for stable balance or equilibrium dictate the shift from assimilation to accommodation. तो equilibration में क्या होता है, when there is a shift from assimilation to accommodation, when children cannot handle new experience within their existing cognitive structure, they experience an uncomfortable state of disequilibrium. क्या होता है, जब बच्चा नए एक्सपीरियंस को हैंडल नहीं कर पाता है अपने पुराने जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें, तो वो डिसइक्विलिब्रियम सफ़र करता है। A child knows that birds are and sees a plane for the first time. The child labeled the plane a bird assimilation. अब क्या होगा कि बच्चे ने बर्ड को देखा और उसने प्लेन को भी देखा। अब वो क्या कहेगा कि प्लेन उड़ रहा है, लेकिन वो उसको बर्ड ही कहेगा। ठीक है, वो उसको क्या कहेगा, बर्ड ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो पुरानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स थे उसमें उसने ये माना कि हर उड़ने वाला जो भी चीज़ होगी वो बर्ड होगी। तो प्रेजेंट में नई इन्फॉर्मेशन में जब उसने प्लेन को उड़ते हुए देखा, तो उसने क्या सोचा कि अब ये प्लेन भी बर्ड ही है, तो दैट इज एसिमिलेशन। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, बच्चा नोट करेगा डिफरेंस बिटवीन प्लेन और बर्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो विच मेक्स हर समवट अनईजी डिसइक्विलिब्रियम एंड मोटिवेट हर टू। तो इस चीज़ को जब बच्चा डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, तो दैट इज डिसइक्विलिब्रियम। जब वो प्लेन को बर्ड समझ रहा था, तो वो डिसइक्विलिब्रियम था, क्योंकि वो प्लेन और बर्ड में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा था। लेकिन टाइम के साथ साथ वो अपने आप को मोटिवेट करेगा और अपनी इंफॉर्मेशन में चेंज लाएगा कि हर बर्ड, जो सारे प्लेन्स होते हैं वो बर्ड नहीं होती है। ठीक है, प्लेन और बर्ड में डिफरेंशिएशन है, अलग अलग है दोनों चीज़ें। तो जब वो अपनी इंफॉर्मेशन में चेंज लेकर आएगा कि प्लेन अलग है, बर्ड अलग है, तो दैट इज अकोमोडेशन। उसने चेंज लाया अपनी इंफॉर्मेशन में। She then is at equilibrium by organizing new mental behavioral pattern that integrate the new experience the child store equilibrium. और जब बच्चा ऑर्गेनाइज करना सीख जाता है अपने नए मेंटल और बिहेवियर पैटर्न्स को, जो एक नया एक्सपीरियंस लेकर आते हैं उनके लिए, तो दैट इज इक्विलिब्रियम। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम, और एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों की वजह से ही इक्विलिब्रियम आता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद आएगा डिसइक्विलिब्रियम, जहाँ पे बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि प्लेन और बर्ड में क्या क्या डिफरेंशिएशन अलग अलग। फिर उसके बाद वो अपनी इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, अकोमोडेशन। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, आप लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन होता है पियाजे टर्म फॉर द क्रिएशन ऑफ कैटेगरी और सिस्टम ऑफ नॉलेज। तो जब क्रिएशन ऑफ कैटेगरी को बनाना सीख रहा होता है बच्चा, तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। स्कीमास होते हैं या स्कीम्स होते हैं, पियाजे टर्म फॉर ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ थॉट एंड बिहेवियर यूज इन पर्टिकुलर सिचुएशन। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चा इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है छोटे छोटे चंक्स में, दैट इज स्कीमास। और जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्वायर करेगा उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्कीमास बनेंगे। अडेप्टेशन इज जब नई इंफॉर्मेशन को पियाजे टर्म फॉर एडजस्टमेंट, जब बच्चा एडजस्ट करता है नई इंफॉर्मेशन के साथ इन्वायरमेंट में, दैट इज अडेप्टेशन। एसिमिलेशन जब नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन में इनकॉर्पोरेट करता है। अकोमोडेशन जब चेंज होती है उस इंफॉर्मेशन में। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है टेंडेंसी टू सीक अ स्टेबल बैलेंस, जब शो होता है, और किसके थ्रू होगा, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन के बीच में।
नेक्स्ट आता है लेव वाइगॉट्स की सोशो कल्चर थ्योरी। अगर लेव वाइगॉट्स की सोशो कल्चर थ्योरी, तो सोशो कल्चर थ्योरी किसने दी है? लेव वाइगॉट्स की ने। और सोशो कल्चर थ्योरी वाइगॉट्स की थ्योरी ऑफ हाउ कंटेक्चुअल फैक्टर अफेक्ट चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। तो ये चीज़ अभी हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हम एक सेकेंड, तो लेव वाइगॉट्स की हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, ठीक है। लेव वाइगॉट्स की हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। आज हमने किया है पेज नंबर 33 तक, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।